फ्रेंड्स, मैं नैन्सी गुप्ता। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने चैप्टर 1 लास्ट टाइम में कंप्लीट किया था, जिसका नाम था हिंदी। जिन फ्रेंड्स ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर की लिंक दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी करके उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर में मैंने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया था जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। मेरे आज के चैप्टर का नाम है हिंदी वर्णमाला। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। फ्रेंड, हम लोग बचपन से ही इनफैक्ट प्ले ग्रुप से हिंदी वर्णमाला पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम आ से ज्ञा तक कहते हैं। तो अब बात उठती है कि हिंदी वर्णमाला होता क्या है। इन अ डेफिनेशन तो हम कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अगर हम आ के बाद में डायरेक्ट का लिख दें, का के बाद में डायरेक्ट चा लिख दें, चा के बाद डायरेक्ट पा लिख दें, तो यह क्या व्यवस्थित क्रम होगा? नहीं। तो जैसे कि आ से लेकर ज्ञा तक वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, इसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात उठती है कि वर्ण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। क्या? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। एज एग्ज़ाम्पल, क, च, प, ये क्या हुआ? वर्ण हुआ। और जब इन्हीं वर्णों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द। फ्रेंड, शब्दों के कलेक्शन को हम वाक्य कहते हैं और कई सारे वाक्यों को मिला के बनता है पदबंध, और इन्हीं पदबंध को मिलाकर बनती है कहानी। तो ये सफ़र हम जानेंगे आगे कि कैसे बनती है वर्णों से मिलकर, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर एक बड़ी सी कहानी। इंटरेस्टिंग है, बस साथ देते रहिएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले जान लिया था कि वर्ण क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि वर्ण का विभाजन कैसे होता है। हम लोग बचपन में भी सुनते थे स्वर व्यंजन, मगर अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा तो हमारे वर्णों का विभाजन 3 भाग में हो गया। सबसे पहला था स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा। अब बात उठती है कि ये स्वर क्या होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब इन स्वरों का भी विभाजन हुआ, तो ये स्वर जो थे इनका विभाजन भी 3 भाग में हुआ। जो पहले स्वर थे उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। कितने विभाजन हो गए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फ्रेंड्स, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पे तीनों की डेफिनेशन क्या है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन हम उच्चारण के बेस पर जानेंगे। तो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में प्लुत स्वर से कम समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन, ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जो मैंने पहले ही बताई थी, जिनके उच्चारण में प्लुत स्वर से कम समय लगता है। अब हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है
छोटा, तो मतलब जो स्वर छोटे हैं और जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उच्चारित करते देखते हैं। अ, ई, उ, री। ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे क्या हुए? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारते हैं, तेज़ आवाज़ में पुकारते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। एक उदाहरण देते हैं, जैसे ओम। जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं तो उसे हम उस शब्द को खींच कर बोलते हैं, तो वो क्या हुआ? प्लुत स्वर हुआ। राम, ये क्या हुआ? प्लुत स्वर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई वर्ण में स्वरों के विभाजन की। अब आगे बात करते हैं हम व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है? तो जो वर्ण स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इस तरीके से समझ लें कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का विभाजन 5 प्रकार से होता है। कई जगह इसको 4 भाग में भी बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उच्छिप्त व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और 5वां ऊष्म व्यंजन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्शी व्यंजन। तो का से ज्ञा तक जो हम ये वर्ण लिखते हैं, इनमें का से पा वर्ग, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कचट तप वर्ग, तो इसका अर्थ है का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। इस तरीके से कुल मिला के 25 वर्ण हो गए, जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो आज के बाद में कोई भी आपसे पूछे कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो निसंकोच आप उत्तर दीजिएगा 25। और ये बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आप नहीं भूलेंगी कि का से पा वर्ग तक जितने भी अक्षर या वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है कितनी? 25। दूसरा, क से प वर्ग के बाद में हम पढ़ते हैं या, र, ल, व। तो इन चारों व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिए। इनकी संख्या होती है 4। क्या प्रश्न बनता है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इनमें से छाड़िए 4 व्यंजन आपको दे दिए जाएंगे। हो सकता है उनमें से 2 व्यंजन अंतस्थ हो सकता है तीनों व्यंजन हो सकता है कि केवल एक व्यंजन अंतस्थ हो। तो आज के बाद कभी भी मत भूलिएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। वो व्यंजन हैं या, र, ल, व। अब तीसरा प्रकार आता है व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्र, ज्ञा, श्र। क्या? छ, त्र, ज्ञा, श्र। संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 अन्य व्यंजन की हेल्प से बनते हैं। आगे हम बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही जानिए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। फ्रेंड, उसके बाद में हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में
अपनी तीनों सा और हा आता है। श, स, सा, हा। तो ये चारों व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। तो इस प्रकार कुल कितने व्यंजन हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। वो कौन से हैं? ड, ढ। और 4 ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार कुल कितने व्यंजन हो गए? 25, 4 29, 29 4 33, 33 2 35। तो जो ये 35 व्यंजन हैं, इन्हें ही हम मूल व्यंजन कहते हैं। और जब इन 4 व्यंजनों को मिला दिया जाता है, 35 4 39 व्यंजन। तो 39 व्यंजन हमारे लेखन के आधार पर होते हैं। 39 व्यंजन हमारे लेखन के आधार पर होते हैं और 33 व्यंजन जो होते हैं वो मूल व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स, ये बात हो गई व्यंजन की। अब आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अयोगवाह के बारे में। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, अयोगवाह। अ मीन्स नहीं, योग मीन्स हेल्प, वाह मीन्स वाहन करना। मतलब जो अक्षर बिना किसी हेल्प के शब्द के अर्थ का वाहन करते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग। तो पहला जानते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। जब किसी शब्द के उच्चारण में वायु मुख से निकलती है, तब हम उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, उदाहरण के तौर पे समझेंगे, चंद। क्या हुआ? वायु मुख से निकली। इसी तरीके से अनुनासिक, जिसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, चांद। क्या हो रहा है कि वायु मुख और नाक दोनों से निकल रही है, तो ये शब्द, चांद शब्द अनुनासिक अयोगवाह है। तीसरा विसर्ग है आह। उदाहरण से समझेंगे, प्रातः। इसका अर्थ क्या है कि जब वायु केवल और केवल मुख से निकले, तब हम उसे विसर्ग कहते हैं। प्रातः, मूलतः। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं आपको अयोगवाह समझ में आ गया होगा। अयोगवाह कितने होते हैं? 3 होते हैं। कई जगह पर आपको अयोगवाह में केवल अंग और आह का ही उल्लेख मिलेगा और कई जगह पर 3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 होते हैं या 3 होते हैं। ये पुस्तक पर डिपेंड करता है कि आपको कितने अयोगवाह मिलते हैं। फ्रेंड, इस तरीके से हमने स्वर व्यंजन और अयोगवाह के बारे में बहुत ही अच्छी और क्रीमी लेवल की जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के भेद हम बताते चले कि 4 होते हैं। पहला मुखाकृति के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर, चौथा उच्चारण स्थान के आधार पर। फ्रेंड, पहला मैंने जो बोला मुखाकृति के आधार पर, मतलब कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं या स्वर को बोलते हैं, तो आपका जो ये फेस होता है, ये कौन से शेप में चेंज हो जाता है, तो इसके बेसिस पे हम समझेंगे। पहला होता है विवृत, दूसरा अर्धवृत, तीसरा समवृत,
चौथा अर्धसंवृत। पहला विवृत, जिसका उदाहरण है अ। मैंने जब अ बोला तो मेरा फेस कैसे हुआ? अ, तो ये हुआ विवृत। दूसरा अर्धवृत, जो हमारे मुख की आकृति है वो अर्धवृत में चेंज हो जाती है जब हम इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं। आए, आओ। कैसे? आए, आओ। तो ये दोनों जो स्वर हैं वो अर्धवृत हैं। तीसरा समवृत। सम मीन्स क्या होता है? समान, मतलब जो वृत्त के समान हो जाए। जब हमारे मुख की आकृति वृत्त के समान हो जाती है तो हम उसे समवृत कहते हैं। इसका उदाहरण है ई, ई, उ, ऊ। तो ये चारों अक्षर क्या हुए? समवृत। और चौथा जो भेद था अर्धसंवृत, मतलब आधा संवृत। इसका उदाहरण है ए, ओ। तो इस तरीके से मैंने सारे स्वरों को लेकर उनका विभाजन मुख आकृति के आधार पर कर दिया। अब इसके बाद में फ्रेंड हम पढ़ेंगे ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों के भेद दो होते हैं। पहला वृत्तमुखी, जिसे वृत्ताकार कहते हैं। दूसरा अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो इसके उदाहरण हैं उ, ऊ, ओ, आओ। कौन से उदाहरण है? उ, ऊ, ओ, आओ। तो ये चारों उदाहरण हैं वृत्ताकार। और इसके बाद में आता है अवृत्ताकार। तो इसका उदाहरण है अ, आ, ई, ऐ। तो ये छयों के छह अक्षर अवृत्ताकार के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला है अनुनासिक, दूसरा है निरुनासिक। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण है चांद। दूसरा है फ्रेंड्स निरुनासिक। निरुनासिक को हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जिसे कहते हैं अनुस्वार। कैसे पता चलता है कि यह अनुस्वार है या नहीं है? तो जब वायु मुख से निकलती है तो उसे हम अनुस्वार या निरुनासिक कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे पतंग, चंद, उमंग। इस तरीके से जब भी अंग की मात्रा के शब्द आए तो हम समझेंगे कि वो निरुनासिक हैं या अनुस्वार हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने स्वरों के भेद में ओष्ठाकृति के आधार पर दो पढ़ लिए, उच्चारण के आधार पर भी दो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला भाग अग्रभाग, दूसरा पश्च या और तीसरा मध्य भाग। इस तरीके से कह सकते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर। फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे अग्रस्वर। तो अग्रस्वर क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर या नीचे उठता है, उन स्वरों को हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ, ऐ। तो ये चारों स्वर जो हुए वो अग्रस्वर हुए। दूसरा हुआ मध्य स्वर। हिंदी उच्चारण में अ स्वर केंद्रीय स्वर कहलाता है। इनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है और इन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। तो अ मध्य स्वर का
इकलौता उदाहरण है। तीसरा हमने पढ़ा पश्च स्वर। पश्च स्वर में वो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति में रहता है। उदाहरण आ, उ, ओ, औ। फ्रेंड, इस प्रकार हमने पढ़ लिया जीभ के भाग के आधार पर या जीभ के प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। तो कितने होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फ्रेंड, इसे पहले भी हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यंजन। इसके पहले तो हम लोगों ने व्यंजन के बारे में क्रीमी लेवल के बारे में जाना था। अब हम डीप में जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, इनका विभाजन कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जानिए कि व्यंजन क्या होते हैं। फ्रेंड, स्वरों की हेल्प से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहेंगे आप? कि जो वर्ण स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग से लेकर प वर्ग, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन और उसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन। फ्रेंड्स, जब हम बीएड एंड बीटीसी या टीचिंग प्रोफेशन की किसी भी डिग्री या डिप्लोमा को कर रहे होते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि क्या आपको वर्णमाला आता है? तो मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ। सिंपल सा है कि इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे? स्पर्शी व्यंजन। कैसे? क, च, ट, त, प। कचट तप वर्ग कितने हो गए? 25। व्यंजन तैयार। सेकेंडली अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। कितने हो गए? 29। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन से? तीनों सा और हा। सबसे पहली कौन सी सा? शलजम। श, स, स और हा। कितने हो गए? 25, 4, 29, 4, 33। उसके बाद में पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। सिंपल से तो सबको लास्ट वाले याद ही रहते हैं। छ, त्र, ग्र, श्रा। चारों हो गए? छ, त्र, ग्र, श्रा। 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37 और 2 बचे उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ढ। तो इस तरीके से कितने हो गए? 39। अब आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि आपको व्यंजन आते हैं या नहीं हैं, कॉन्फिडेंसली बोलिएगा यस मुझे आते हैं। कैसे? 25 स्पर्शी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए? स्पर्शी व्यंजन। आपको इन शॉर्ट इन ब्रीफ में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्टली आप बोल दीजिए 25 स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में 4 अंतस्थ व्यंजन या अलावा, 4 ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह, 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग्र, श्रा और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ढ। सिंपल। इस तरीके से हम आशा करते हैं आपको 5 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए होंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ये ग्रीन व्यंजन लिखे हुए हैं या अलावा, और जो ये ब्लू कलर के लेटर लिखे हुए हैं, क वर्ग में क, ग, अंगा, च वर्ग में च, ज, इया, ट वर्ग में ट, ड, ढ, त वर्ग में त, द, न, प वर्ग में प, ब, म। तो इस प्रकार से ब्लू और ग्रीन कलर के जो भी लेटर लिखे हुए हैं वो सब अल्प प्राण कहलाते हैं। सेकेंडली आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर के स्पर्शी व्यंजन लिखे हुए हैं, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ।
तो ये रेड कलर के जितने भी स्पर्शी व्यंजन लिखे हुए हैं और ये वाइट कलर के जितने ऊष्म संघर्षी व्यंजन लिखे हुए हैं, इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में ब्रीफ में हम आगे जानेंगे कि क्या होता है अल्प प्राण एवं महाप्राण। फ्रेंड्स, अब आगे हम जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन पहले भी मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, जिनमें या, र, ला, वा आता है। या और वा जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं, और र जिसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल जिन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड, ये अंतस्थ व्यंजन बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अब बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में डीप में जाके पूछ लेते हैं कि या और वा क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम उत्तर देंगे अर्धस्वर। रा क्या होता है? लुंठित व्यंजन। और ला क्या होता है? ला क्या होता है, तो हम आंसर देंगे पार्श्विक व्यंजन। फ्रेंड, हम में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं भी थी पहले ही, कि भूल जाती थी कि लुंठित व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। इसे भूलना नहीं कहेंगे, इसे कन्फ्यूजन कहेंगे। एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉब्लम मैं भूल जाती थी। तो मैंने इसको कैसे याद किया, मैं आपको बताती हूँ कि जो ला है वो कभी लुंठित नहीं होगा। कैसे आप बोलेंगे कि जो ला है वो कभी लुंठित नहीं होगा, और एक्सेप्शन में जो भी बचा होगा वो पार्श्विक व्यंजन होगा। तो कैसे बोलेंगे कि जो ला है वो कभी लुंठित व्यंजन नहीं होगा और जो बचा है वही पार्श्विक व्यंजन होगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से कि जब ला लुंठित व्यंजन नहीं होगा तो क्या होगा? र लुंठित व्यंजन होगा। और जो बचा क्या हमारे पास में? पार्श्विक व्यंजन। जो पार्श्विक व्यंजन बचा तो वो क्या हो जाएगा? ला। फ्रेंड्स, अब ये ट्रिक आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी कि जो ला है वो कभी लुंठित नहीं होगा, जो बचा है वही पार्श्विक होगा, और रा है वही लुंठित व्यंजन होगा। क्लियर आउट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तेज़ी से बोल गई, तो मैं आपको बहुत सी स्लोली से समझाती हूँ कि ला और लुंठित में भी क्या आ रहा है? ला। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो ला होगा वो कभी लुंठित व्यंजन नहीं होगा। और हम लोगों ने 3 व्यंजन पढ़े ही है अंतस्थ व्यंजन के अंदर, 3 प्रकार: अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो अर्धस्वर तो हमें पता ही है, या और वा। और ला में ला कभी आएगा नहीं, तो दूसरा हमने पढ़ा है पार्श्विक व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? ला पार्श्विक व्यंजन और रा लुंठित व्यंजन। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अगेन मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको क्रीमी लेवल पे बताया हुआ था स्टार्टिंग में कि 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ, श्रा। तो आगे हम जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। तो छ की बात करेंगे तो छ बनेगा अदका प्लस श। अदका और श को जब मिलाएंगे तो छ बनता है। उसके बाद में त्र, उत्तर में आधा ता प्लस रा। ज्ञ आधा जा प्लस इया। श्र बनेगा श प्लस रा। फ्रेंड, इसे याद करने का तरीका जैसे मैंने याद किया था मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, जैसे ही पता चल रहा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो जो भी इसमें व्यंजन जो हम 4 बोल रहे हैं आपसे, छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये चारों के चारों 2 अन्य व्यंजन से हेल्प से मिलकर बने हुए हैं। तो पहला छ है, छ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं KSH। तो सिंपल सा याद करने का तरीका, के मतलब का होता है, SH मतलब शा होता है। बस हाँ, आपको इतना याद करना पड़ेगा कि कौन सी शा होती है। तो छ आज आपको याद हो गया होगा कि आधा का प्लस शा, KSH। उसके बाद में पढ़ेंगे त्रा की इंग्लिश हम लिखते हैं TRA। तो TRA, टी मतलब ता और रा, तो हो गया ना याद आपको। त्रा 2 संयुक्त व्यंजन से मिलके बना हुआ है, ता प्लस रा। उसके बाद में ज्ञा को हम लोग लिखते हैं JYAN। तो जे मतलब जा हो गया और YAN मतलब इया हो गया। उसके बाद में श्रा को हम लोग लिखते हैं SRA। कुछ जगह हम लोग SHRA भी लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको याद, बस शाह वाला प्रॉब्लम है, शाह आपको याद करना पड़ेगा
कि कौन सी सा कहाँ पे यूज़ होगी। तो शा और प्लस रा। और फ्रेंड्स दूसरा, अब एक बहुत ही पीक पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ये जो नीचे हलंत लगा हुआ है ये किधर लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला लेटर होगा वो आधा होगा, जब आधा होगा तो पहले ही लेटर पे हलंत लगेगा। ओके फ्रेंड, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो अन्य दो व्यंजन की हेल्प से मिलकर बने होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ग्रा और श्रा। कैसे मिलकर बने होते हैं? छा बनता है आधा का और सा से मिलकर, त्र मिलकर बनता है आधा ता और रा से मिलकर, ग्या मिलकर बनता है आधा जा प्लस इया से मिलकर, और श्रा मिलकर बनता है शा प्लस र से मिलकर, आधा शा प्लस रा से मिलकर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा आप। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन का डिस्क्रिप्शन और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स पहले हम जानेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का डिस्क्रिप्शन। तो अल्प प्राण, महाप्राण, दो व्यंजन प्राणत्व क्या होते हैं। तो पहली बात आती है कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, मतलब जिनके उच्चारण में थोड़ी वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। वो कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था, या, रा, ला, वा। तो सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद में कचट तप वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। कचट तप वर्ग मतलब स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। पहला व्यंजन कौन सा? मैं एक उदाहरण देख के बताती हूँ। क, ग, अंगा। तो ये क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन का एक व्यंजन ढ, तो ये हो गया अल्प प्राण। फ्रेंड उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण मतलब कि जिनके उच्चारण में अधिक वायु का यूज़ होता है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। फर्स्ट संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या जिन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे कि श, श, स और ह, ये चारों के चारों महाप्राण कहलाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन जैसे ख, घ, छ, झ, इसी प्रकार से अन्य। और तीसरा उच्छिप्त व्यंजन का दूसरा व्यंजन ढ। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है और कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण और महाप्राण कहलाते हैं। फ्रेंड इसके बाद में हम लोग जानेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वो होते हैं जैसे कि स्पर्शी व्यंजन का पहला व दूसरा व्यंजन, और संघर्षी व्यंजन में तीनों शा। तो कचट तप वर्ग अर्थात स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा व्यंजन जैसे क और खा, ये दोनों कैसे हैं? अघोष हैं। और तीनों सा, श, स, स। इस प्रकार से हम जान गए कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। फ्रेंड इसके बाद में हम जानेंगे सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन हम जानते हैं, या, रा, ला, वा। और स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन उदाहरण से समझेंगे। ग, घ, अंगा। तो ये व्यंजन जो होंगे ये सघोष व्यंजन होंगे। और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन का ह, ये भी क्या होगा? सघोष व्यंजन होगा। फ्रेंड ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हमको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। सघोष में आता है सा में तीनों सा कभी नहीं आएंगी। जब तीनों सा सघोष में नहीं आएंगी तो किस में जाएंगी? फ्रेंड बचे हुए अघोष में। फ्रेंड हम आशा करते हैं आपको अघोष और सघोष व्यंजन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से होते हैं, तालु से होते हैं, मूर्धा से होते हैं। तो हम जानेंगे
कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। फ्रेंड, आपको स्क्रीन पे बहुत ही एक सुंदर सी टेबल दिख रही होगी। पहले में लिखा हुआ है स्थान, दूसरे में लिखा हुआ है स्वर, तीसरे में लिखा हुआ है व्यंजन, चौथे में लिखा हुआ है अंतस्थ और पाँचवें में लिखा हुआ है ऊष्म। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कंठ। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर में अ, आ, व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंगा, अंतस्थ में कोई नहीं, ऊष्म में ह, आहा। उसके बाद में आता है तालु। तालु में स्वर में ई, व्यंजन में पूरा चा वर्ग, अंतस्थ में या, ऊष्म में शा। मूर्धा में री, व्यंजन में पूरा टा वर्ग, अंतस्थ में रा, ऊष्म में शा। दंत से ल, व्यंजन में ता वर्ग, अंतस्थ में ला, ऊष्म में सा। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर में उ, व्यंजन में पा वर्ग, अंतस्थ में कोई नहीं, ऊष्म में कोई नहीं। उसके बाद में नासिका में स्वर से कोई नहीं, व्यंजन में अंगा, ड, इया, ड़, न, मा। तो ये सारे नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। उसके बाद में कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से मिलके बने हुए वर्ण। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें ए, तो ए मिलके बना हुआ है अ प्लस ई, ए मिलके बना हुआ है आ प्लस ई। तो ये हो गए कंठ प्लस तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। उसके बाद में कंठ ओष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ओ मिलके बना हुआ है अ प्लस उ, और औ मिलके बना हुआ है आ प्लस उ। तो इस तरीके से ये हो गए कंठोष्ठ। फिर आता है दंतोष्ठ। तो दंत प्लस ओष्ठ, इनसे मिलकर उच्चारित होने वाला वर्ण है वा। फ्रेंड, जो मैंने कंठोष्ठ या कंठ तालु ये जो दोनों ये चार वर्ण आपको बताए हैं, इन्हें हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन वही छत्र, ग्रास्रा, और संयुक्त अक्षर या संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। ओके फ्रेंड्स, अब आगे फ्रेंड्स इनको याद करने की हम एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक भी बताएंगे आपको। कैसे याद करेंगे हम स्पर्शी व्यंजन को कि कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो कत मुँह दाऊँ, कत मुँह दऊँ, कत मऊ दऊँ, कत मो दऊँ। याद हो गया ना, कत मो दऊँ। कैसे? क कंठ, त तालु, मुँह, मूर्धा, द दंत, ओ ओष्ठ। इधर भी याद कर लेंगे। क याद करेंगे कैसे? कचट तप वर्ग। कचट तप में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो फ्रेंड इस तरीके से क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। फ्रेंड याद हो गया ना? ये हो गई क्या? स्पर्शी व्यंजन की ट्रिक। उसके बाद में फ्रेंड जैसे लाइन से लिखते हैं ना, कंठ तालु मूर्धा, तो फ्रेंड इनको भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्पर्शी व्यंजन तो मैंने आपको याद करा दिए ट्रिक से, कत मु द ओ। तो इनमें लाइन से हम लोग 25 के 25 व्यंजन जान जाएंगे कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में हम कंठ को छोड़ देंगे, तालु से स्टार्ट करेंगे और या रा ला लिख देंगे और लास्ट में तो वह तो हमें पता ही है कि वो दंतोष्ठ होता है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग ऊष्म व्यंजन जानेंगे। ऊष्म व्यंजन में कंठ में जैसे हम लोग बोलते हैं हा, तो ये कहाँ से निकलता है? कंठ से। फिर आहा, आहा तो वो भी कहाँ से है? कंठ से। फिर उसके बाद में ऊष्म व्यंजन में तालु से स्टार्ट कर देंगे, तालु मूर्धा दंत, तो तीनों सा को लाइन से लिख देंगे तो ये आ जाएगी हमारे ऊष्म व्यंजन कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। फ्रेंड व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम ट्रिक के ज़रिए याद कर लेंगे। इसके बाद में स्वर का, स्वर जैसे हम लोग लिखते ही हैं, कंठ बोलने से पता चलता है आ, तालु ई, मूर्धा री, दंत वृ, ओष्ठ उ,
और आगे तो मैंने संयुक्त अक्षर का बता ही दिया था कि कंठ और तालु मिलके ए बनाते हैं, कंठ ओष्ठ मिलके ओ बनाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में फ्रेंड अब हम लोग जानेंगे कि कैसे वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर, अक्षरों से मिलके बनता है शब्द, शब्द से मिलके बनता है वाक्य, और वाक्य से मिलके बनता है पदबंध, पदबंध से मिलके बनती है कहानी। तो फ्रेंड, मैंने पहले ही आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इसे हम भाषा की आधारशिला भी कहते हैं। आधारशिला कैसे कहते हैं? जब तक ध्वनि या वर्ण ही नहीं होगी तब तक अक्षर, शब्द, वाक्य, पदबंध या कहानी कैसे बनेगी? तो फ्रेंड, ध्वनि या वर्ण जैसे क, ख, च, प, ट, ये क्या हैं? ये वर्ण हैं। इन्हें हम अक्षर भी कह सकते हैं। अब इन ध्वनि में जैसे मैंने प में आ की मात्रा लगा दी, पा, और फिर एक पा में दूसरा पा जोड़ दिया, पा पा, तो क्या बन गया? शब्द। इसी तरीके से क में आ की मात्रा जोड़ी, अक्षर, फिर इसी में क जोड़ा तो क्या बन गया? का, तो क्या हो गया? शब्द। इसी तरीके ल जल, क ल कल, ह ल हल, ये क्या है? शब्द हैं। अब इसी तरीके से मैंने बनाया द में एक की मात्रा और उसमें जोड़ा श, तो क्या हो गया? देश। इसी तरीके से कई शब्द हमने बना लिए, फिर इन शब्दों को सार्थक क्रम में जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? वाक्य। फिर ये जो वाक्य थे, कई सारे वाक्यों को मैंने कलेक्ट किया और इन वाक्यों से क्या बन गया? पदबंध। फ्रेंड, ये पदबंध क्या होता है? इन पदबंध को ही हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। बहुत से लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे पदबंध क्या होता है। तो पदबंध होता है पैराग्राफ। फिर कई सारे जब पैराग्राफ मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। फ्रेंड, कहानी का सफ़र ऐसे ही नहीं तय होता है। फ्रेंड, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, मतलब जिसका कभी क्षरण न हो। एक ऐसा वर्ण जिसका कभी क्षरण ना हो वो क्या कहलाता है? अक्षर। जब इन्हीं अक्षरों को हम मिलाते हैं तो इनसे बनता है शब्द, और जब इन्हीं शब्दों को मिला के बनाते हैं तो बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है पदबंध, और पदबंध से बनती है कहानी। कहानी का सफ़र यूं ही नहीं बनती। कहानी को कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड, यही स्टेजेस हैं जो कहानी ने तय किया। शुरू हुई ध्वनि से, अक्षर पे आई, अक्षर ने शब्द बनाया और शब्दों ने वाक्य, वाक्यों से निर्माण हुआ पदबंध का, और पदबंध ने बना दी कहानी। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग सी कहानी पसंद आई होगी। मेरे हर एक चैप्टर में, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने को मिलेगी। और फ्रेंड, अब हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ ऐसा निचोड़ जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जानिए कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। मैं सबसे पहला प्रश्न ये करती हूँ कि मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है, पढ़ा है, वो लोग इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे से दे लेंगे। तो फ्रेंड, बताइए कि मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा प्रश्न बनता है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर फ्रेंड 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर।
फ्रेंड उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है उच्चारण या मूलता के आधार पर स्वरों की संख्या। फ्रेंड ये प्रश्न सभी के सभी प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण, हाँ ऐसा लगा लीजिए आप इम्पॉर्टेंट की पावर n, जैसे हम लोग लिखते थे तो इनको आप लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट। तो उच्चारण मूलता के आधार पर स्वरों की संख्या 10 या 11। फ्रेंड कुछ जगह 10 मिलती है, कुछ जगह 11 मिलती है। आपको एग्ज़ाम में जैसे ही ऑप्शन मिले आप उसके बेसिस पे उसको टिक करिएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है लेखन के आधार पर स्वर की संख्या। तो फ्रेंड लेखन के आधार पर स्वर की संख्या है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। फ्रेंड मैंने पहले ही आपको काउंट कराया था, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 है। उसके बाद में आता है मूल व्यंजनों की संख्या। तो मूल व्यंजन है फ्रेंड 33। कुल वर्णों की संख्या मतलब लेखन के आधार पे कुल वर्ण 52 हैं। इन 52 वर्णों में 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या फ्रेंड 45 है, जिनमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। फ्रेंड ये प्रश्नों के आधार पर मैंने आंकड़े आपको बता दिए। उसके बाद में मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे ये 10 हैं, 11 हैं, 39 हैं, 52 हैं। मैं आपको प्रेजेंट करूंगी कि 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड आगे देखते हैं कि 52 ये वर्ण कैसे हैं, लेखन के आधार पे कौन कौन से हैं। आंकड़ों के बेसिस पे फ्रेंड सबसे पहला प्रश्न था कि उच्चारण के आधार पर या मूलता के आधार पर स्वरों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था 10 या 11। फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वर्णों में आया स्वर और स्वरों में आया ह्रस्व दीर्घ स्वर। तो फ्रेंड मैंने 10 या 11 बताया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ह्रस्व में कितने स्वर हैं 4 और दीर्घ में स्वर कितने हैं 7। तो कुल फ्रेंड कितने स्वर हो गए 11। प्लुत स्वर इसमें काउंट नहीं होता है। तो फ्रेंड उच्चारण के आधार पे कितने स्वर हो गए 10 या 11। तो जहाँ पे 10 होता है वहाँ पे वो री को काउंट नहीं करते हैं, और जहाँ पर 11 होता है वहाँ पर 4 ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर या लघु स्वर पे कहते हैं, जैसे आ ई उ री, और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस तरीके से फ्रेंड 7 दीर्घ स्वर, 7 दीर्घ स्वर, 4 ह्रस्व स्वर, तो कुल मिला के हो गए 11 स्वर। ये 11 स्वर आपकी उच्चारण या मूलता के आधार पर होते हैं। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न था कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। तो फ्रेंड लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या जो मैंने ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर बताए हैं, इनमें आपके अंगा और आहा भी जुड़ जाते हैं। 11 स्वर कौन से जो उच्चारण के आधार पे मैंने काउंट कराए थे, और 2 स्वर अंगा और आहा ये भी जुड़ जाते हैं। तो कुल कितने हो जाते हैं लेखन के आधार पे 13 स्वर। आ से लेकर आहा तक कुल 13 स्वर लेखन के आधार पर होते हैं। फ्रेंड मूल स्वरों में आ ई उ री, कोई पूछे मूल स्वर कितने होते हैं तो हम बताएंगे 4। कौन से आ ई उ और री। इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं, इन्हें ही हम लघु स्वर कहते हैं। फ्रेंड इस तरीके से हमने स्वर के बेसिस पे 3 प्रश्नों को पढ़ लिया और उनको स्क्रीन पे अच्छे से देख भी लिया, समझ भी लिया कि कौन कौन से स्वर होते हैं जो 10 या 11 होते हैं, जो 13 होते हैं या जो 4 होते हैं। फ्रेंड अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यंजन से रिलेटेड जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे कि कौन से प्रश्न होते हैं जो उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या 39 होती है। फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैसे 25 स्पर्शी स्वर, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन। फ्रेंड कुल मिलाकर हो गए ये कितने 39। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम निसंकोच आंसर देंगे
कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 अर्थात 33 होती है। तो 33 फ्रेंड कैसे होती है? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। फ्रेंड, इन मूल व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन नहीं जुड़ते हैं। हम आशा करते हैं फ्रेंड, आंकड़ों से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से मिल गया होगा। अब इसी तरीके से हम कुल वर्णों की संख्या बना लेते हैं। कुल वर्णों में आते हैं 52 वर्ण। 52 में कौन से? आपके 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 13 कौन से होते हैं? आपके स्वर होते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड आपको सभी उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गए होंगे। और फ्रेंड, मैं बस आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की उम्मीद करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मेरी एनर्जी को बूस्ट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना सकूं और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता दिला सकूं। एक कदम बस सफलता की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में सफल होते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवकम क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।